सुल्तानपुरा में पार्वती देवी अपनी 5 मंजिला बड़ी सी हवेली में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए आंगन में बैठी हैं। आंगन में चारों तरफ बड़ा सा सोफा रखा हुआ है, पूरा परिवार बैठा हुआ है और पार्वती जी के छोटे बेटे शिव नारायण और जगदीश दोनों के बेटे संदीप और रोहन की शादी की बात चल रही है। और बताओ शिव नारायण और जगदीश, इंदिरा और विमला ने सारी तैयारी की या नहीं? सारी खरीदारी हो गई शादी की? जी माँ जी, सब हो गया है। साड़ियाँ, जोड़े, गहने सब आ गए हैं। बस अब मेहमानों के ठहरने का इंतजाम बाकी है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने मिलकर लिस्ट बनाई है, सब कुछ परफेक्ट है। अरे राम प्रसाद, हरिशंकर, गोपाल, तुम तीनों के बेटे बहू तो बाहर ही रहते हैं ना, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। संदीप, रोहन की शादी है, इतने समय बाद घर में ऐसी बाहर आई है, इनको भी बुलाया है ना? जी अम्मा, बिल्कुल। आज ही हम फोन करके बोल दूंगा, मैं जल्दी ही बुला लेंगे, तुम चिंता मत करो। अजय, नेहा, विकास, रिया, राहुल, प्रिया सब आएंगे रोहन और संदीप के ब्याह में। जी अम्मा, आखिर घर की शादी है, आना तो पड़ेगा ही। तुम चिंता मत करो, मैं भी फोन कर दूंगा अपने बहू बेटे को। हाँ माँ, हम भी बात कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, अब सब अपने अपने कमरे में जाओ, रात हो रही है, कल से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। पार्वती जी की बात सुनकर सभी लोग उठे, हवेली की सीढ़ियां चढ़ते हुए अलग अलग कमरों की तरफ चले गए। अपने कमरे का दरवाजा बंद होते ही कमला देवी ने साड़ी का पल्लू संभाला और पति की तरफ मुड़ी। अरे राम प्रसाद जी, आप भी ना इतनी जल्दी जल्दी हाँ में हाँ मिला दी। अजय, नेहा को बुलाने की क्या जरूरत है? पता नहीं कितने दिन रुकेंगे, दफ्तर में छुट्टी होगी, काम का नुकसान होगा, और गर्मी में इतने लोग रहेंगे तो बच्चे परेशान होंगे, सो अलग। अरे कमला, तुम भी ना, देवर की शादी है, भाभी को नेक भी तो मिलेगा। सोचो काजल, साड़ी पहने, गहने सब कुछ मिलेगा, और फिर इतने समय बाद ऐसा मौका मिलेगा, नेहा को भी अच्छा लगेगा। और सरकारी नौकरी है, तुम्हारे बच्चे वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। हाँ हाँ, आप तो बस नेग नेग कहते रहिए। ठीक है, जो आपकी मर्जी, फोन कर लो। राम प्रसाद जी कमला देवी को मना लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरोज ने दरवाजा बंद किया और सीधे पति पर बरसी। हरिशंकर जी, आपने भी देख लिया ना, माँ जी ने कह दिया तो बस हाँ कह दिया। विकास, रिया को बुलाना है। पता है ना रिया कितनी बिजी रहती है, दफ्तर में कितना काम रहता है, छुट्टी मिलेगी या नहीं पता नहीं। अरे सरोज, थोड़ा तो सोचो। देवर की शादी है, रिया को भी मौका मिलेगा अच्छे नेक का और नई नई चीज देखने का, और हम भी अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लेंगे, हम दोनों भी खुश रहेंगे। छुट्टी तो वो ही ले लेंगे, मैं फोन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, कर लो फोन, लेकिन याद रखना रसोई का सारा काम तुम्हारी बहू पर नहीं डालना। यहाँ हरिशंकर जी ने भी जैसे तैसे सरोज जी को बच्चों को बुलाने के लिए मना लिया था। वहीं सुशीला जी भी अपने कमरे में घुसी और पंखा तेज किया। अरे गोपाल जी, आप भी कमाल करते हो। राहुल, प्रिया को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रिया तो कहती है कि ऑफिस में बहुत प्रेशर है, छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे सुशीला, शादी है घर की, देवर देवरानी को देखकर प्रिया को भी अच्छा लगेगा, नेक मिलेगा, प्यार मिलेगा। और राहुल भी कह रहा था कि गर्मी में ब्रेक चाहिए। मैं फोन करता हूँ, तुम चिंता मत करो। वैसे भी गर्मियों की छुट्टी में तो बच्चे छुट्टियां लेकर घूमने जाते ही हैं, इस बार अपने घर आ जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे। हाय राम, ठीक है, अपने मन की कर लो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देखना। राम प्रसाद जी, हरिशंकर जी और गोपाल जी अपनी अपनी पत्नियों को मना लेते हैं और तुरंत राम प्रसाद जी अजय को फोन लगाते हैं। हेलो अजय बेटा, सुनो, संदीप और रोहन की शादी है, तुम और नेहा दोनों आ जाओ। दोनों शादी में एंजॉय भी कर लेना और इस बार गर्मियों की छुट्टियां हमारे साथ बिता देना। हाँ पापा, पता था हमें, चाचा चाची ने भी फोन किया था। हमने तो 15 दिन की छुट्टी पहले ही अप्लाई कर दी है। नेहा ने पैकिंग शुरू कर दिया, कल सुबह फ्लाइट से हम यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। राम प्रसाद जी ने अपने बेटे बहू को आने के लिए कह दिया था। वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर ने विकास को कॉल किया। अरे बेटा विकास, तुम और रिया संदीप और रोहन की शादी के लिए कब तक आने वाले हो? बेटा, घर की इस जनरेशन की आखिरी शादियां हैं, तो मेरा मानना है कि तुम दोनों को जरूर आना चाहिए। अरे पापा, हम तो कब से तैयार हैं, बस आप लोगों के फोन का ही इंतजार कर रहे थे। चाचा चाची ने हमें पहले ही फोन कर दिया था। रिया ने तो सामान भी पैक कर लिया है, आप चिंता मत करो, हम लोग कल ही फ्लाइट से पहुंच जाएंगे। रिया और विकास पहले से ही आने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ गोपाल ने भी अपने बेटे बहू राहुल और प्रिया को फोन किया। अरे बेटा राहुल, तुम्हें तो पता ही होगा कि संदीप और रोहन की शादी अगले ही हफ्ते है।
मेरा मानना है कि हमें पूरे परिवार के साथ शादी में शामिल होना चाहिए। भले ही हम लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन अभी भी घर और परिवार तो एक ही है ना। हाँ पापा, प्रिया ने टिकट बुक करवा दी है। संदीप और रोहन भी हमें पहले ही बोल चुके हैं और हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, हम आ जाएंगे। गोपाल जी भी अपने बहू बेटे को बुलाकर खुश हो जाते हैं। इसी तरह सभी अपने अपने बहू बेटे को शादी में घर बुला लेते हैं। तीनों कमरों से फोन रखने के बाद पति पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आखिर उनके बेटे बहू बाहर से आने वाले थे। अगले दिन सुबह सुबह हवेली का दरवाजा खुला। 3 अलग अलग टैक्सियां एक के बाद एक आईं। पूरा परिवार उत्सुकता से दरवाजे पर इकट्ठा हो गया। पहली टैक्सी से अजय और नेहा उतरे। नेहा ने बड़े बड़े सूटकेस खींचते हुए थकी हुई लेकिन मुस्कान के साथ अंदर कदम रखा। अरे वाह, फाइनली हम अपने घर आ ही गए। आखिर कितनी गर्मी है बाहर, ऐसा लग रहा है टेम्परेचर आउट ऑफ माइंड चला गया है। हमसे ज्यादा डिग्री तो सूरज लेकर घूम रहा है। हाँ यार, दिल्ली से निकलते ही गर्मी ने घेर लिया था। दिल्ली में इतनी तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन फिर भी सुल्तानपुरा की गर्मी बड़ी खतरनाक है। आ गए मेरे बच्चे। अरे वाह नेहा बेटी, कितनी सुंदर लग रही हो। आओ आओ बेटी, कितने कितने दिन बाद आते हो तुम लोग। मम्मी जी प्रणाम, बहुत याद आई थी आपकी। दादी जी कहाँ है? बस तुम दोनों अब आ गए ना, आप सब ठीक है। अजय तू भी आ बेटा, कितना दुबला हो गया लगता है। काम के चक्कर में दोनों पति पत्नी खाना पीना छोड़ देते हो। अच्छा किया बेटा, समय पर आ गए। चलो अंदर आओ, ठंडा पानी पी लो। नेहा और अजय सभी लोगों से मिल रहे थे, तभी दूसरी टैक्सी दरवाजे पर रुकी और उसमें से विकास और रिया उतरे। रिया ने सनग्लासेस उतारकर मुस्कुराया और तेज कदमों से अंदर आई। नमस्ते सबको, कितनी गर्मी है सुल्तानपुरा में। हाँ पापा, ट्रैफिक भी बहुत था। लगता है यहाँ की सरकार बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर रही है। अरे मेरी रिया आ गई, मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है। सासू माँ प्रणाम। आपकी मुस्कान देखकर सारी थकान उतर गई। वाकई में बेंगलुरु से यहाँ तक का सफर बहुत ज्यादा थकान भरा था। आओ अंदर आओ, पहले पानी पी लो। अरे विकास, अच्छा लगा तुझे देखकर बेटा। विकास और रिया सबसे मिल ही रहे थे कि तभी तीसरी टैक्सी से राहुल और प्रिया उतरे। प्रिया ने अपना बैग नीचे रखा और सीधे दादी पार्वती देवी की तरफ दौड़ी। दादी जी देखिए, हम आ गए। देखिए सब लोग, हम लोग आ गए संदीप और रोहन की शादी में धूम धड़ाका करने के लिए। प्रिया मेरी लाडली आ गई। आना राहुल, कहाँ बाहर खड़ा है। आज हमारी इस हवेली में कितनी रौनक आ गई है। मम्मी जी प्रणाम। आप बिल्कुल वैसी ही हैं, जवान और खूबसूरत है ना। चला, बहुत तारीफ कर ली, पहले अंदर चल। बेटा अच्छा किया, शादी का पूरा मजा आएगा अब। बस अब घर पूरा हो गया। मेरे 5 बेटे बहू और उनके भी बेटे बहू सभी एक छत के नीचे मौजूद हैं। सुन रहे हैं ना आप, कितनी खुशी का दिन है आज। काश आप भी हमारे साथ होते। अपने पूरे परिवार को देखकर पार्वती जी की आंखों में आंसू बह रहे थे और वह अपने दिवंगत पति को याद कर रही थी। तभी सब लोग आंगन में बैठ गए। सभी ने ठंडा पानी पिया, फ्रेश हुए और थोड़ी देर परिवार के साथ हंसी मजाक करते रहे। फिर तीनों सासों ने चुपचाप एक दूसरे को देखकर इशारा किया और अपनी अपनी बहुओं को अलग अलग कमरों में ले गयी। नेहा बेटा सुनो, बहुत खुश हूँ तुझे देखकर, लेकिन कुछ जरूरी बातें याद रखना। जी मम्मी जी, बताइए। अपनी सभी चाची सास से बहुत कम बात करना, जितना जरूरी हो उतना ही। घर की कोई भी बात उनसे मत बताना। जी मम्मी जी। बस यही चाहिए था बेटी, अच्छी बहू है मेरी। अब जा सबके साथ बैठ। रिया तू समझदार है, फिर भी एक बात सुन ले। जी सासू माँ, बोलिए ना। देख तुझे पता है शादी का माहौल है, सभी एक दूसरे के साथ मजे करेंगे, लेकिन फिर भी अपनी ताई सास और चाची सास से ज्यादा घुलना मिलना मत। अपनी बातें घर तक ही रखना, बस हंसी मजाक तक सीमित रखना, ज्यादा दोस्ती मत करना, ठीक है? जी माँ जी, बिल्कुल ठीक, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छी बहू है तो मेरी। अब जा, थक गई होगी, आराम कर ले। प्रिया बेटी, तू मेरी सबसे समझदार बहू है, आज एक जरूरी बात करनी है। जी मम्मी जी। शादी में सब आए हैं, लेकिन अपनी ताई सास चाची सास से थोड़ी दूरी रखना, उनकी बातों में मत जाना, घर की कोई बात उन तक मत जाने देना, थोड़ा सावधान रहना, समझ गई? जी माँ, पूरी तरह समझ गई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस तू है तो दिल को सुकून है, अब जा सबके साथ हंस खेल। सुनो सब लोग, परसों से दोनों बच्चों की लगन शुरू हो जाएगी। हल्दी, तेल, मेहंदी, 5 काम चलेगा। सब लोग मिल बांट कर काम करना, कोई भी चीज कम नहीं रहनी चाहिए, सब तैयार रहना। अरे अम्मा जी, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? हम लोग इतनी सारी शादियाँ देखी करवाई हैं, क्या ये 2 बच्चों की शादी नहीं करवा पाएंगी? सब परफेक्ट होगा, आप बस आशीर्वाद देना।
बिल्कुल अम्मा जी, हम सब मिलकर कर लेंगे। आप आराम फरमाइए, रसोई से लेकर मेहमानों तक सब संभाल लेंगे हम। हाँ अम्मा जी, चिंता बिल्कुल मत करो, ये घर हमारा है, शादी हमारी है, सब कुछ बढ़िया से होगा। बस यही सुनना था, मेरी बहुएं और बेटियां सब तैयार हैं। एक तरफ सोफे पर पांचों बहुएं पास पास बैठी, वहीं झूले पर पार्वती जी की तीनों पोता बहू एक साथ बैठी। अरे वाह, अब तो दो दो देवरानियां एक साथ आने वाली। बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है कि हम पांचों बहनें एक साथ बैठकर हंसी मजाक करें। हाँ दीदी सच में, वरना तो सिर्फ दिवाली होली या किसी की शादी में ही मिल पाते हैं। इस बार तो पूरा 15 दिन साथ रहेंगे। मैंने तो छुट्टी पहले ही ले ली थी। मैं भी 15 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ। अब तो रोज नई नई मस्ती होगी, खूब मजाक चलेगा, सोच कर ही मजा आ रहा है। और अनीता और शालिनी भी तो जाएंगी। हम पांचों बहू एक साथ खूब मजे करेंगे। सब बहुएं एक साथ ठहाका लगाकर हंस पड़ती हैं। अगले दिन सुबह सुबह हवेली में गरम गरम सूजी के हलवे की खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। पूरी हवेली महक रही थी। अपने अपने फ्लोर की बालकनी में खड़ी तीनों बहुएं नेहा, रिया और प्रिया एक दूसरे से बातें कर रही थी। नीचे आंगन में सासे और दादी जी बैठी हुई थी। अरे वाह रिया, आज तो सूजी का हलवा बन रहा है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ भाभी, मम्मी जी ने तो आज सुबह सुबह ही बना दिया, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। इतनी अच्छी खुशबू है कि मन करता है अभी नीचे जाकर कटोरी भर के खा लूं। अरे मैंने भी पुदीने का पानी और गोलगप्पे बनाए हैं। काश हम तीनों एक ही जगह बैठकर बना पाते तो आराम से एक दूसरे का खाना चख भी लेते। हाँ, अगर हम लोगों का खाना एक ही जगह बन रहा होता तो आज तो गोलगप्पे वाली पार्टी हो जाती ना। गर्मी में गोलगप्पे खाने का अलग ही मजा है। हाँ, कितना अच्छा लगता अगर हम सब मिलकर खा पाते। लेकिन चलो, अब तैयारी करनी है, हल्दी मेहंदी लगन सब कुछ करना है। चलो 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 नीचे आ जाओ सब, लगन वगुन की तैयारी करनी है, हल्दी तेल की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तीनों बहुएं बालकनी से उतरकर नीचे आंगन में आ गई। वहां पहले से ही इंदिरा, विमला सब तैयारियां कर रही थी। दादी पार्वती देवी सोफे पर बैठी सबको देख रही थी और एक कोने में बैठकर निर्देश दे रही थी। अब पूरा परिवार मिलकर हल्दी की तैयारियों में जुट गया। आओ बहुओं, आज हल्दी का सामान पीसना है। नेहा, रिया, प्रिया, तुम तीनों मिलकर हल्दी पीस लो। और इंदिरा, विमला, तुम दोनों मेहंदी पीसने का काम संभाल लो। इसके बाद तुम तीनों मिलकर अपने देवरों के बंदना और राई वगैरह का सामान तैयार कर लो। सब मिलकर जल्दी करो। तीनों बहुएं नेहा, रिया और प्रिया एक साथ बैठकर बड़ी सी सिल पर हल्दी पीसने लगी। उनके हाथों में हल्दी की चमक और खुशबू दोनों फैल रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा और विमला मेहंदी पीस रही थी। देखो ना कितनी अच्छी हल्दी है, पीसते ही रंग निकल रहा है। हाँ, लेकिन गर्मी में पसीना तो खूब आ रहा है, फिर भी मजा आ रहा है। अरे हम तीनों साथ में है ना, तो काम भी आसान लग रहा है, वरना अकेले कितना बोझ लगता। बहुओं जल्दी करो, कल लगन है, सब कुछ तैयार होना चाहिए। हाँ, और गोलगप्पे भी बनेंगे आज शाम को, सबको बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा, पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा है, यही तो खुशी है। पूरी हवेली में हल्दी मेहंदी और लगन की तैयारियों का माहौल छा गया था। हंसी ठहाके, बातें और काम के साथ साथ गर्मी का मौसम भी अपने चरम पर था। तीनों सासें चुपके चुपके अपनी बहुओं पर नजर रखे हुए थी, जबकि तीनों बहुएं एक दूसरे के साथ हल्के फुल्के मस्ती मजाक करते हुए काम में लगी हुई थी। लगन और हल्दी के बाद शादी का दिन आ गया। सुल्तानपुरा की बड़ी हवेली में रोशनियां, फूलों की मालाएं और शहनाई की धुन गूंज रही थी। दोनों देवर संदीप और रोहन दुल्हनों के साथ बाजार में जाने वाले थे। तीनों बड़ी बहुएं नेहा, रिया और प्रिया तैयार होकर नाच रही थीं। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं। अरे यार, ये वाला गाना लगवा दो जोर से। देवर दूल्हा बना, सर पर सहरा सजा, भाभी बढ़कर आज बलैया लेती है। हाँ, आज तो पूरा जोश है, देवर की शादी है। तीनों बहुएं भारी भारी लहंगे पहनकर बारात के साथ डांस करती हुई गई। पूरा परिवार उनका उत्साह देखकर मुस्कुरा रहा था। शादी की रस्में धूमधाम से पूरी हुई। दोनों देवर संदीप और रोहन अपनी अपनी दुल्हनों के साथ हवेली में वापस आए। गृह प्रवेश के दौरान नेहा, रिया और प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने दोनों नई बहुओं की आरती उतारी और नजर उतारी। आओ देवरानियों, स्वागत है तुम्हारा। अब हमारी गैंग 3 से 5 हो गई। बहुत सुंदर लग रही हो दोनों, एकदम चांद का टुकड़ा। अगर कोई भी हम पांचों को एक साथ देख लेगा तो नजर ही लग जाएगी हम लोगों को। तो चलो भाई, अब हमारी छोटी देवरानियां भी आ गई हैं। अब हम लोग खूब हुक्म चलाएंगे और खूब सेवा करवाएंगे इन लोगों से अपनी। आखिर हम लोग जेठानी बन गए हैं। आरती के बाद तीनों बड़ी बहुएं अपनी अपनी सास के इशारे पर अपने कमरे में जाती हैं और नई बहुओं की सास इंदिरा जी और विमला जी भी उन्हें अलग अलग ले गईं।
सुनो बहू, ये तुम्हारी बड़ी सास है ना, तीनों ताई सास और चाची सास, इनसे थोड़ा दूर रहना, ज्यादा जवाब मत देना, ज्यादा देर तक इनके पास मत बैठना। हम सभी एक घर में जरूर रहते हैं, लेकिन पता नहीं किसके मन में क्या चल रहा है, इसीलिए तुम खूब दूरी बना कर रखना। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। देखो, इस हवेली में तुम्हारी 4 सास और रहती हैं, 4 ताई सास हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, ना ही ज्यादा बातचीत करनी है। वो लोग भी अपनी बहू को हमारे आसपास ज्यादा देर तक नहीं रहने देती। बेटा, बाकी तुम खुद समझदार हो। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। इंदिरा जी और विमला जी अभी अभी नई नई सास बनी थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी बहू को इस तरह समझा दिया जिस तरह उनकी तीनों जेठानियों ने अपनी बहू को समझा कर रखा था। गृह प्रवेश के बाद का दिन अच्छे से गुजर जाता है। अगले दिन सुबह सुबह, शालिनी बेटी सुनो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी तीनों ताई सासों के घर लेकर जा रही हूँ, लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें याद। जी मम्मी जी। नेहा, रिया और प्रिया तुम्हारी जेठानियां हैं। ये तीनों नौकरी करती हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, इनसे ज्यादा घुलना मिलना मत करना। अपनी कोई भी बात इनके सामने मत रखना, बस हंसी मजाक तक सीमित रखना। ज्यादा पास मत बैठना और ज्यादा जवाब मत देना, समझ गई? जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। अनीता बेटी, आज मैं तुम्हें तीनों ताई सासों के घर घुमाने ले जा रही हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो। तुम्हारी जेठानियाँ नेहा, रिया और प्रिया, इनसे ज्यादा बातें मत करना। ये लोग बाहर नौकरी करती हैं, इनके मन में क्या चलता है पता नहीं। अपनी बातें अपने तक ही रखना, ठीक है? जी मम्मी जी, मैं समझ गई। दोनों सासें अपनी बहुओं को समझाकर उन्हें लेकर निकली। पहले वो बड़ी ताई सास जी कमला जी के घर गई। ताई जी प्रणाम। ताई जी प्रणाम। आओ बेटियों आओ, कितनी प्यारी लग रही हो, आओ गले मिलो। दोनों नई बहुएं शर्माते हुए गले मिली। कमला जी ने उन्हें बिठाया, मिठाई खिलाई और प्यार से बातें की। इंदिरा और विमला चुपचाप बैठी मुस्कुरा रही थी। नेहा, रिया, प्रिया जब दोनों नई बहुएं ताई जी के घर से निकली तो तीनों जेठानियां गैलरी में दोनों नई बहुओं से मिली। अरे शालिनी, अनीता, कहाँ घूम रही हो? ताई जी के घर गई थी ना? थक गई होगी ना गर्मी में। दोनों नई बहुएं बस मुस्कुरा दी, ज्यादा कुछ नहीं बोली। इसके बाद दोनों सासें अपनी बहुओं को बीच वाली ताई जी सरोज के घर ले गई। ताई जी प्रणाम। आओ बेटी आओ, कितनी अच्छी लग रही हो, बैठो पानी पी लो। यहाँ भी प्यार से बातें हुई। सरोज देवी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इंदिरा और विमला चुपचाप बैठी रही। जब दोनों बाहर निकली तो फिर नेहा, रिया और प्रिया बाहर ही मिल गई। अब तो हमारी गैंग 5 हो गई। क्या बात कर रही थी ताई जी से? दोनों बहुएं फिर से सिर्फ मुस्कुराई और सासों के साथ आगे बढ़ गई। आखिर में दोनों सासें अपनी बहुओं को तीसरी ताई जी सुशीला जी के घर ले गई। ताई जी प्रणाम। आओ मेरी प्यारी बहुओं आओ, बहुत सुंदर लग रही हो। सुशीला जी ने भी दोनों को प्यार से बिठाया और बातें की। इसके बाद दोनों नई बहुएं अपनी सासों के साथ वापस अपने कमरों में आ गई। दोपहर ढल चुकी थी। अब दोनों नई बहुओं की पहली रसोई का समय था। आज दोनों नई बहुओं की पहली रसोई है। क्या सोचा है इंदिरा और विमला दोनों ने? अम्मा जी, इतनी गर्मी है, बेकार में बखेड़ा क्यों करना, अपने अपने घर में ही कर लेंगे। जी अम्मा जी, हम दोनों बहुओं को अपने कमरों की छोटी रसोई में ही बनवा लेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी करो। इंदिरा जी, विमला जी दोनों बहुओं को कमरे में ले जाती और वहां ले जाकर, मम्मी जी मैं दाल चावल बना लूंगी, मैं सब्जी और रोटी बना लेती हूँ। दोनों नई बहुएं अपने अपने कमरों की छोटी रसोई में पहली रसोई का खाना बनाने लगी थी। शादी के 2-3 दिन गुजर गए थे। हवेली में अब थोड़ी शांति छा गई थी, लेकिन गर्मी अभी भी बेइंतहा थी। दोपहर के समय पार्वती देवी मंदिर में बैठी भगवान के सामने हाथ जोड़कर मन्नत मांग रही थी। उनकी आंखें बंद थी। हे भगवान, जैसे मेरे पति जी के समय एक रसोई थी, एक परिवार था, वैसे ही मेरी 5 बहुओं को एक साथ रखना। सब मिलकर खाएं, हंसे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटे। मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो। ठीक उसी समय 5 बहुएं नेहा, रिया, प्रिया, शालिनी और अनीता एक साथ मंदिर में आई। नेहा और रिया झूले पर बैठ गई। प्रिया खड़ी रही। शालिनी और अनीता फर्श पर बैठ गई। सबकी नजर दादी जी पर थी। दादी जी, हम सब एक साथ बैठकर बातें करने आई हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना? पूरे 15 दिन हम पांचों एक छत के नीचे हैं। हाँ दादी जी, काश हमेशा ऐसे ही साथ रहते, एक साथ खाना बनाते, एक साथ खाते, गर्मी में भी मजा आ जाता। सच में दादी जी, हम तीनों तो पहले भी सोचते थे कि काश एक रसोई होती तो कितना अच्छा होता। दीदी, हम गांव से आए हैं ना, यहाँ की गर्मी तो सहन कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों की तरह मॉडर्न खाना नहीं बना पाते। फिर भी काश हम सब मिलकर कुछ बनाते। हाँ दीदी, मैंने तो पहली रसोई में मलाई कोफ्ता बनाया था, बहुत स्वाद आया था, लेकिन अकेले खाने में मजा नहीं आया। अरे मैंने तो कस्टर्ड बनाया था। हाँ, आज तो मैंने माइक्रोवेव में पिज्जा और पास्ता बनाया। हाँ अच्छा, और मैंने आज शाही पनीर और चीजी पनीर बनाया था, साथ में बटर नान।
काश हम सब साथ में रहते और ये सब बनाकर खा पाते। हाँ, हम सबके घर में अलग अलग पकवान बने थे, काश हम सभी एक दूसरे को खिला पाते। पता है हमारी सासें और चाची सासें आपस में इतनी दूर क्यों हैं? पुरानी बातों के चक्कर में मन फटे हुए हैं सबके। हम तो सोचते थे तुम्हें कुछ खिलाएं, लेकिन मम्मी जी की आदतें। क्यों ना हम 5 बहुएं एक ठंडी रसोई बनाएं? लेकिन कैसे? मेरे पास एक तरकीब है, आओ आप लोग। सभी बहुएं आपस में कुछ प्लान बनाकर फुसफुसाने लगी और शाम को जब सब बहुएं अपने अपने कमरों में गईं तो हर बहू अपनी सास से बात करने लगी। लेकिन इस बार बातें अलग थी। मम्मी जी, आज चाची जी ने और उनकी बहुओं ने आपकी बहुत तारीफ की थी। बोली कि आप कितनी समझदार हैं, कितने अच्छे से सब संभालती हो। अरे लेकिन मैं तो सोचती थी ये लोग मुझसे जलती हैं, लेकिन यहाँ तो ये नेहा कुछ और ही कह रही है। वहीं सरोज देवी के कमरे में, मम्मी जी आज ताई जी और चाची जी आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। लेकिन वो लोग तो शायद मैं गलत सोच रही थी। वहीं सुशीला देवी के कमरे में, मम्मी जी विमला चाची ने अनीता को बताया कि तुम्हारी ताई सास कितनी अच्छी है। सभी बहुएं अपनी अपनी सास को मक्खन लगाने लगी। वहीं इंदिरा जी और विमला जी के कमरों में भी यही हाल था। शालिनी और अनीता अपनी सासों को मक्खन लगाने लगी। अगले दिन, यार आज तो गर्मी में कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है। हाँ, मैं नींबू शिकंजी बना लाई हूँ, लेकिन अकेले पीने में मजा नहीं। अरे भाभी, तुम्हें पता है हमारी सासें मानेंगी नहीं। दीदी क्यों ना हम कहीं बाहर चलें? हाँ, और हम मिलकर कुछ करें। शाम को सब बहुएं बाजार गईं, खरीदारी की, कैफे में बैठकर हंसी मजाक किया। वापस आकर हर बहू अपनी सास को मना रही थी। मम्मी जी बस थोड़े दिन के लिए हम पांचों मिलकर एक रसोई बना ले, छुट्टी भी खत्म होने वाली है। सासू माँ, आपकी बहुएं एक हो जाएं तो कितना अच्छा लगेगा। प्रिया, शालिनी और अनीता भी अपनी अपनी सासों को ऐसे ही मना रही थी। ठीक है, तुम लोग जो करना चाहो कर लो। सरोज और सुशीला भी मान गई। इंदिरा और विमला ने भी हामी भर दी। अगले दिन सुबह पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा था। दादी पार्वती देवी खुशी से देख रही थी। अरे क्या हो गया? तुम सब बच्चियों की तरह क्यों नाच रही हो? दादी जी गजब हो गया, हम पांचों बहुओं ने मिलकर फैसला किया। दादी आप 5 बहुओं को एक नहीं कर पाई, हमने कर दिया। अब इस घर में 5 चूल्हे नहीं, सिर्फ एक ठंडी रसोई होगी। पांचों बहुएं मिलकर आंगन साफ करने लगी। एक मिट्टी ला रही थी, दूसरी गोबर, तीसरी लकड़ी। पांचों जाकर बाजार से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का कुकर, तवे खरीद लाए। उन्होंने आंगन के कोने में पारंपरिक चूल्हा बनाया, गोल, मजबूत, गांव जैसा। दीदी हम गांव से हैं, चूल्हा बनाने का तरीका हमें आता है, हम बना लेंगे, आप बाकी काम करो। थोड़ी देर में ही आंगन में चूल्हा तैयार हो गया। चूल्हा तैयार होते ही पांचों बहुएं एक दूसरे को देखकर खिलखिला पड़ी। सुबह के 6:30 बजे थे। सूरज अभी ऊपर नहीं चढ़ा था, लेकिन हवेली के आंगन में गर्म हवा पहले से ही घूम रही थी। नेहा ने सबसे पहले एक बड़ी लोहे की परात निकाली और उसमें आटा डालकर गूंथना शुरू कर दिया। रिया ने चूल्हे के पास लकड़ी का छोटा ढेर लगाया, एक माचिस जलाकर आग सुलगाई। धुआं उठते ही शालिनी ने हवा की। चलो बहनों, आज हमारी ठंडी रसोई का असली दिन शुरू होता है। कोई भी काम अकेले नहीं करेंगी, हम पांचों बारी बारी से सब कुछ करेंगी। गर्मी आएगी तो पानी पीते रहेंगे, थकान लगे तो 1 मिनट आराम करेंगे। ठीक है दीदी, सबसे पहले मैं ठंडे पेय बना रही हूँ ताकि सबको तुरंत ठंडक मिले। गर्मी में पहले पेय फिर खाना। रिया ने सबसे पहले बेलगिरी के सूखे टुकड़े एक मिट्टी के बर्तन में डाले, उसमें पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। 15 मिनट बाद जब उबाल आया तो उसमें काली मिर्च और सेंधा नमक डाला। फिर नींबू निचोड़कर शिकंजी तैयार की। एक बड़ा जग भर गया। उसी के साथ उसने पुदीने की ताजी पत्तियां धोकर मिक्सर में पीस डाली। उसमें ठंडा पानी, नमक और थोड़ा शक्कर मिलाकर पुदीने का पानी बना लिया। लो दीदी, बेलगिरी शरबत और पुदीने का पानी तैयार है। गर्मी में ये दोनों पीने के बाद शरीर ठंडा हो जाता है। प्रिया ने 2 बड़े आम छीले, उन्हें छोटे टुकड़ों में काटा, फिर एक अलग मिट्टी के बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाया। उसमें पानी, चीनी और इलायची डालकर पन्ना बनाया। साथ ही उसने ठंडा दही निकाला, उसमें जीरा भूनकर पुदीना और नमक मिलाकर रायता जैसा ठंडा दही तैयार कर लिया। फ्रूट सलाद के लिए उसने मौसम के फल तरबूज, खरबूज और अनार काटकर एक बड़े बाउल में रख दिए। दीदी, आम पन्ना गर्मी का राजा है और ये ठंडा दही खाने के बाद पेट भी शांत रहेगा। नेहा ने सत्तू तैयार किया। भुने चने, जौ और मूंगफली को पीसकर सत्तू बनाया। फिर उसी सत्तू के पराठे बेलने लगी। आटे में सत्तू मिलाकर गूंथा, फिर तवे पर सेका। साथ में घर का ठंडा छाछ भी निकाल लिया, जिसमें नमक और जीरा मिलाया। सत्तू गर्मी में सबसे अच्छा कूलेंट है। हमारे पति लोग तो इसे खाकर ऑफिस भी जा सकते हैं। शालिनी ने मलाई कोफ्ता बनाना शुरू किया। पहले पनीर को काटकर उसके गोले बनाए, फिर टमाटर, प्याज, लहसुन को चूल्हे पर भूना, मलाई डालकर ग्रेवी बनाई।
दीदी मलाई कोफ्ता बनाने में तो पूरा घंटा लग गया। गर्मी में चूल्हे के पास खड़े रहना मुश्किल है, लेकिन खुशबू देखो, पूरा आंगन महक रहा है। अनीता ने गोलगप्पे के लिए सूजी का घोल तैयार किया। सूजी, मैदा, नमक मिलाकर गूंथा, फिर छोटी छोटी पूरियां बेलकर तेल में तली। खीर के लिए दूध उबाला, चावल डाले, फिर इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाया। आखिर में ठंडी रसमलाई भी बनाकर रख दी। दीदी गोलगप्पे गर्मी में सबसे मजेदार है। पानी में नींबू, नमक, जीरा डाला है, चटपटा स्वाद आएगा। पांचों बहुओं ने मिलकर ससुराल की एक ठंडी रसोई बना ली थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उफ दीदी, धुआं बहुत हो रहा है, आंखें जल रही हैं और सांस फूल रही है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठकर पंखा झुलाती हूँ, तुम पीछे हट जाओ। पानी की बोतल पास रखो, हर 10 मिनट में 2 घूंट पीती रहना। दीदी मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, 20 पराठे बेल लिए, अब कमर भी टूट रही है। चलो मैं बेलती हूँ, तुम कोफ्ते की ग्रेवी देखो, हम बारी बदलते रहेंगे, कोई अकेला नहीं थकेगा। दीदी गोलगप्पे तलने में तेल बहुत गर्म हो रहा है, एक एक करके तलना पड़ रहा है, देर हो रही है। कोई बात नहीं, हम सब साथ हैं, एक काम खत्म करो तो दूसरी मदद करेगी। फिर भी पांचों बहुएं हंसती बोलती एक दूसरे को पानी पिलाती हैं, पंखा झलती रहती हैं। ठीक 8:30 बजे सब कुछ तैयार हो गया। सुबह का पूरा मेन्यू एक साथ परोसा गया, बड़ी दरी बिछाई गई, पूरा परिवार आंगन में आ गया। दादी, पांचों सासें, ससुर जी, पति लोग, नई बहुएं सब बैठ गए। आज मेरी हवेली फिर से जीवित हो गई। 40 साल बाद ये माहौल देखा है मैंने। मेरी पांचों बहुएं, तुमने कमाल कर दिया। दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद शाम 5 बजे फिर चूल्हा जलाया गया। इस बार अलग डिशेस बनी थी। नेहा ने ठंडी खीर का शरबत और सत्तू का लड्डू बनाया। रिया ने नारियल पानी और नींबू सेंधा नमक का पानी और पुदीना अदरक का शरबत बनाया। वहीं प्रिया ने ठंडा आम का रस, दही भल्ले, फ्रूट चाट तैयार की और शालिनी ने पालक पनीर, मिक्स वेज पराठा, रोटी और अनीता ने ठंडी रसमलाई और चावल की खीर बनाई। सभी ने फिर खाना खाया, लेकिन थकान की वजह से सब सो गए। अगले दिन सुबह 6 बजे आंगन पूरी तरह खुल गया। पूरा परिवार पहले से ही इकट्ठा हो गया था। दीदी कल रात नींद नहीं आई, आज हाथ उठाने की भी ताकत नहीं है। फिर भी हम करेंगे, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। दीदी लकड़ी खत्म हो गई है, चूल्हा बुझ रहा है। चलो मैं और अनीता बाजार से लकड़ी ला रहे हैं, तुम लोग बाकी काम शुरू करो। अरे बहुओं, इतना धुआं, तुम लोग थक जाओगे। छोड़ो, ये लोग मना कर रही थी, अब देखो कितना मजा ले रही हैं। लेकिन सब सासें खुद पानी लेकर आ गई और बहुओं को पंखा झलने लगी। दीदी 11 बजे गर्मी 46 डिग्री हो गई है, चूल्हे के पास खड़े होना मुश्किल है। कोई बात नहीं, हम 10-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी छिड़केंगे चूल्हे पर। फिर भी पांचों बहुएं नहीं रुकी, हंसती बोलती एक दूसरे को सहारा देकर काम पूरा किया। आंगन में हंसी ठहाके गूंज रहे थे। पूरा परिवार दरी पर बैठकर खा रहा था। गर्मी भले ही बाहर जल रही हो, लेकिन अंदर ठंडी रसोई की ठंडक सबको छू रही थी। 2 दिन बीत गए, ठंडी रसोई अब पूरी तरह चल निकली थी, लेकिन पांचों बहुओं की थकान भी चरम पर पहुंच चुकी थी। सुबह के 7 बजे थे, आंगन में चूल्हा जल चुका था, लेकिन आज बहुओं के कदम भारी थे। यार आज तो उठने का भी मन नहीं कर रहा। कल रात सिर्फ 4 घंटे सो पाई, सारा शरीर दर्द कर रहा है, कमर टूट रही है, हाथ सूज गए हैं। हाँ दीदी, मेरे भी पैरों में ना दर्द है। गोलगप्पे तलते तलते कल रात तक पैर सुन्न हो गए थे। सच में यार, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक रसोई चलाने में इतनी मेहनत लगती है। गर्मी, धुआं, लगातार खड़े रहना, लेकिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता है तब सारी थकान गायब हो जाती है। दीदी हम गांव से हैं, चूल्हा चौका तो रोज देखते हैं, लेकिन पांचों बहुएं मिलकर एक ठंडी रसोई चला रही हैं। हाँ दीदी, कल रात मैं सोच रही थी कि अगर हम अकेले अकेले बनाती तो शायद बीच में छोड़ देती, लेकिन साथ में हंसी भी आ रही है, गाना भी गा रहे हैं, थकान भी भूल रहे हैं। फिर भी पांचों बहुएं काम में जुड़ गई। आज सुबह का मेन्यू थोड़ा हल्का रखा गया था, क्योंकि सब थकी हुई थी। परिवार फिर से आंगन में इकट्ठा हुआ। दादी पार्वती देवी खुशी खुशी देख रही थी। सासें भी अब खुद बहुओं को पानी पिला रही थी और पंखा झल रही थी। बहुओं आज थोड़ा आराम कर लो, हम सासें भी मदद करेंगी। हाँ, अब हम भी समझ गए हैं कि एक रसोई कितनी मेहनत की चीज है। 15 दिन पूरे हो चुके थे, जाने का समय आ गया था। सुबह के 8 बजे तीनों बड़ी बहुएं नेहा, रिया और प्रिया अपना बैग लेकर नीचे आंगन में खड़ी थी। शालिनी और अनीता दोनों की आंखों में आंसू थे। पांचों बहुएं एक दूसरे से चिपक कर रो रही थी। मेरी बच्चियों, अब फिर कब मिलोगी? यह हवेली फिर सूनी हो जाएगी। मेरे मरने से पहले तुम सबको एक साथ देख लिया, बस यही काफी है। दादी जी चिंता मत करो, हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। हम रोज वीडियो कॉल करेंगे, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। दादी जी, हमने मिलकर जो ठंडी रसोई बनाई है, काश वो हमेशा की हो पाती। पीछे तीनों सासें और इंदिरा विमला खड़ी थी।
उनकी आंखें भी नम थी। दादी जी ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैं तो चाहती थी कि मेरे मरने से पहले ये चूल्हा एक हो जाए, पांचों बहुएं एक साथ रसोई में खाना बनाए। दादी जी, इसीलिए तो हमने ये सब किया। ससुराल में हम 5 बहुओं की ठंडी रसोई कितनी मजेदार थी। रिया, प्रिया, शालिनी, अनीता एक साथ रोते हंसते हुए खुश थीं। आंसू और हंसी एक साथ बह रही थी। कमला देवी आगे खड़ी और तीनों देवरानियों को गले लगा लिया। तभी हम पांचों देवरानियां जेठानियां भी अब एक हो गई हैं। इंदिरा, विमला, तुम भी हमारे साथ हो, अब कोई दूरी नहीं रहेगी, पुरानी बातें भूल जाते हैं। हाँ, नई पीढ़ी ने हमें सिखा दिया कि दीवारें कैसे तोड़ी जाती हैं। अब हम सब मिलकर इस ठंडी रसोई को चलाएंगे, भले ही बहुएं बाहर चली जाएं। पूरा परिवार एक दूसरे से गले मिला। ससुर जी, पति लोग, नई बहुएं, सबकी आंखें नम थी। ठीक उसी पल नेहा के फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई। अरे, ऑफिस से मेल आया है, प्रोजेक्ट 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया, हम 2 दिन और रुक सकते हैं। मेरा भी पोस्टपोन हो गया। दीदी, फिर से ठंडी रसोई, फिर से गोलगप्पे, फिर से मलाई कोफ्ता। सबने बैग वापस कमरों में रख दिए। 5 बहुएं अब एक हो चुकी सांसें मिलकर आंगन में गई। चूल्हा फिर से जलाया गया। फिर से वही ठंडक, वही हंसी, वही परिवार और वही ठंडी रसोई। अब मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरी 5 बहुएं, एक रसोई, एक परिवार। इस तरह सुल्तानपुरा की उस पुरानी 5 मंजिला हवेली में गर्मी के उन 15 दिनों में 5 ससुराल वाली बहुओं ने मिलकर एक ठंडी रसोई बना दी। परिवार की ठंडक अब पंखे या एसी में नहीं, बल्कि एक दूसरे की प्यार, समझ, एकता और सम्मान में थी।